बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाक 301 का लेक्चर नंबर 15 जो कि आपके मिड टर्म का लास्ट लेक्चर है, इसको डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट्स। हम ग्रेजुअली सब कॉन्टिनेंट से, फिर हमने टू नेशन थ्योरी पढ़ी, ये चीज़ें ग्रेजुअली कर करके हम न्यू स्टेटमेंट दैट इज़ पाकिस्तान, उसकी डेवलपमेंट के बाद, उसकी इंडिपेंडेंस के बाद अब न्यू स्टेट को जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी वो डिस्कस करेंगे। द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रॉड एन एंड टू वन फेज ऑफ द स्ट्रगल एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू वन ऑफ द फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग अ वायबल स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस स्टेट। कि अटेनमेंट, हमें आज़ादी तो मिल गई, अटेनमेंट का मतलब होता है हासिल होना, हासिल हो गई कि एक तरफ से हमारी स्ट्रगल का वन फेज़ ख़त्म हो गया, जो हम आज़ादी हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो ख़त्म हो गया, और एक दूसरा नया फेज़ शुरू हो गया। वो क्या था कि एक नई स्टेट को खुशहाल बनाना, उसको स्टेबल करना, उसको रन अप ठीक से करना, ये एक नया फेज़ था स्ट्रगल का, वो स्टार्टअप हो गया। पाकिस्तान बिगिन इट्स इंडिपेंडेंट लाइफ अंडर वेरी डिफ़िकल्ट एंड अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस। पाकिस्तान ने अपनी जो आज़ाद ज़िंदगी, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की जो लाइफ थी वो बहुत मुश्किल और बहुत अनफेवरेबल, यानी कि ऐसे हालात थे जो फेवरेबल नहीं थे, जो मौजू नहीं थे। मतलब ठीक एक नई स्टेट को जो अच्छे हालात में अगर वो परवान चढ़े तो और उसका सर्कमस्टांसिस होंगे अनस्टेबल, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस, मुश्किल हालात थे। पाकिस्तान फेस सीरियस प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेजेस। शुरू में पाकिस्तान ने सीरियस प्रॉब्लम फेस की, वो कौन कौन सी थी भला? 5 प्रॉब्लम्स यहाँ दी गई हैं। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नई एडमिनिस्ट्रेशन अब देखें, पहले एक ब्रिटिश था राज ऊपर जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को रूल कर रहा था, अब नई गवर्नमेंट बननी थी। अब गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पीछे हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो अब ये था, लेकिन आप देखते हैं ना कि अभी हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन कायदे आज़म को हम देखें तो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इट मीन्स उस वक्त जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी, जो हमारी रूलिंग पॉलिसीज़ थी, वो और थी एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ थे। एडमिनिस्ट्रेशन में अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास असासे भी नहीं थे, यानी कि एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो सब कुछ, हर चीज़ की कमी थी, एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा था। डिवीजन ऑफ एसेट्स, एसेट्स कहते हैं असासों को, यानी कि इंडिया से हमारी पार्टीशन हुई, सब कॉन्टिनेंट दो स्टेट्स में डिवाइड हुआ, तो अब एसेट्स यानी कि आर्मी पहले एक थी, उसको डिवाइड होना था। उसके बाद बैंक में जो फाइनेंशियल आप कह लें एक सरकारी ख़जाना होता है, उसको डिवाइड होना था। और इस तरह बाकी सारे एसेट्स भी, असासे जो पूरे एक स्टेट कहते हैं वो 2 स्टेट्स में डिवाइड होने थे, तो उनकी डिवीजन का भी इशू था। थर्ड आ गया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं ये जो खुद मुख्तार रियासतें थी, जैसे कश्मीर, जूनागढ़ और इस तरह की दूसरी स्टेट्स, जिसमें से कश्मीर का तो अब भी इशू चल रहा है। फोर्थ पे कम्यूनल राइट्स एंड अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज़, यानी कि आपस में जो झगड़े फसाद वगैरह होते थे, कम्यूनल कहते हैं कि ज़ात पात की बुनियाद पर ना आपस में जो इश्यूज़ चलते थे, यानी कि सिख हिंदू मुस्लिम फसादात, जो जैसे कह लें तजादात सिखों के और मुसलमानों की आपस में, या मतलब ये एक कास्ट बेस। और अराइवल ऑफ रिफ्यूजी, ये कास्ट बेस, ये कम्यूनल राइट्स जो थे ना, ये इंडिया में थे, पाकिस्तान में नहीं थे। मतलब वहाँ के जो हिंदू थे वो मुसलमानों के दुश्मन हो गए थे आफ्टर द इमीडिएट इंडिपेंडेंस, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज़, इसमें यह कि जो रिफ्यूजीज़ पनाह गुज़ीर वहाँ से मुश्किल हालात में इंडिया से आ रहे थे इधर, फिर उनको संभालना एक लार्ज लेवल पे रिफ्यूजीज़, मतलब इतने ढेर सारे लोग आ रहे थे, उन सबको पनाह देना, उनका खाना पीना, रिहाइश का बंदोबस्त करना, इट वॉज जस्ट अ ग्रेट प्रॉब्लम। कैनाल वाटर एंड ट्रेड इशू, वाटर पानी का मसला था, वो इंडिया से हमारा अब भी चलता आ रहा है। कश्मीर में से जैसे हमारे सारे दरिया वगैरह आते हैं। और दूसरा ट्रेड इशू था, ये इस ट्रेड इशू कहते हैं तजारत का जो मसला था। ये मैं आपको जस्ट उर्दू में एक बार ओवरव्यू दिया, वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट देखें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। द शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ह्यूमन पावर स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स वाज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सेटिंग अप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन कराची। मोस्ट ऑफ देम हैड माइग्रेटेड टू इंडिया। कह रहे कि जो सीनियर प्रॉब्लम थे, अब मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताया फेडरल लेवल पे, यानी कि मरकज़ी हुकूमत। अब हर सूबे की भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होनी थी, फिर हर ज़िले की भी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इतने सीनियर ऑफिसर्स, वो कह रहा है कि उनकी बहुत शॉर्टेज थी, सीनियर ऑफिसर ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट जॉब पे ऑफिसर्स लाइन में ज़्यादा हिंदुओं को दी हुई थी पोस्ट, तो वो सारे हिंदू इंडिया चले गए पाकिस्तान की बनने के बाद। तो अब हमें सीनियर ऑफिसर्स की किल्लत आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कराची क्योंकि उस वक्त हमारा कैपिटल था, फेडरल गवर्नमेंट में इशू आ रहे थे, वहीं सीनियर ऑफिसर्स नहीं थे मौजूद।
देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। ऑफिस स्पेस की, ऑफिस के लिए जगह ही नहीं थी, इक्विपमेंट फर्नीचर नहीं था, आलात नहीं थे ऑफिस फॉर्म करने के लिए, यानी कि टेबल चेयर, और अगर कंप्यूटर तो इतना ज़्यादा नहीं था उस ज़माने में। आप कह लें कि पेपर पेन चाहिए होता है, और एक ऑफिस की फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है ना, तो वो हमारे पास उस वक्त चीज़ें ही नहीं थी बनाने को। दिस डिस्टर्ब द डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड परमिशनल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास ये ऑफिसर्स की कमी थी, इक्विपमेंट्स की, फर्नीचर की। तो अब जो फेडरल यानी कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो डिस्टर्ब कर दिए इसने, ये जो हमारे पास असासों की कमी थी। ऑन द अदर हैंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर ओवरबर्डन्ड दैट नीडेड वेरी एक्यूरेट कनेक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम रिफ्यूजीज हु हैड नथिंग टू ईट, ड्रिंक, वेयर, रेस्ट एक्सेट्रा। एक तरफ तो कनेक्शन वीक था प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का, दूसरी तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इशू ये आ रहा था कि वो ओवरबर्डन थी, क्योंकि फेडरल के साथ उसका कनेक्शन अच्छा नहीं था। अब प्रोविंस में जो बाहर से रिफ्यूजीज आ रहे थे, उनके खाने पीने का, पहनने का, रहने का मसला, ये सारी प्रॉब्लम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खुद ही देखनी थी। कनेक्शन क्योंकि फेडरल के साथ उसका वीक था। टू काउंटर द क्रिटिकल सिचुएशन the official system should have been efficient, but due to the lack of all these facilities the administrative authorities were पेनफुली फेसिंग डिफ़िकल्टीज़। कह रहा है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, फेस करने के लिए ऑफिशियल सिस्टम जो वो तो एफिशिएंट था, यानी कि ऑफिशियल सिस्टम इन सेंस कि एक ऐसा सिस्टम तो डेवलप कर लिया गया था कि कैसे मुश्किलात को एनकाउंटर करें, फेस करें, रिफ्यूजीज़ को कैसे करें। लेकिन मसला ये था फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो सहूलियात, वो चीज़ें भी तो चाहिए होती हैं ना सब कुछ कैरी अप करने के लिए, वो प्रॉब्लम था। और अथॉरिटीज़ की, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी ठीक तरह हमारे पास नहीं थी, ऑफिसर जैसे बताया नहीं अवेलेबल थे। वर पेनफुली फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, तो ऐसी मुश्किलात थी जो पेनफुल थी। एक तो इतनी मुश्किल से लहू में नहा के आज़ादी हासिल की, उसके बाद इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। सेकंड पे आया डिवीजन ऑफ एसेट्स। द इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिव फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड एंड इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। अब रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड था, नादरा का रिकॉर्ड था, ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड था, ये सारे रिकॉर्ड यानी कि बर्थ का, डेथ का, ये सारा सेफ था ना, क्योंकि पहले तो एक स्टेट समझी जाती थी, सब कॉन्टिनेंट एक टाइप था। तो अब सारे रिकॉर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट इन सेंस इस तरह थे कि जो हाई लेवल पे ऑफिशियल्स थे सारे वो हिंदू थे। अब ना तो वो रिकॉर्ड हमें ट्रांसफ़र कर रहे थे, ना वो इक्विपमेंट तो चलो वो ना देते हमें, आलात वगैरह या फर्नीचर या एसेट्स वगैरह, लेकिन रिकॉर्ड एक बेसिक जो चीज़ थी वो भी उस भी नहीं हमें ट्रांसफ़र कर रहे थे। ये एक खासा बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए। The civil administration was not handing over the promised financial, military and other shares that created monetary hurdles to eradicate the pains and miseries of the refugees। कह रहा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने प्रॉमिस किया कि फाइनेंशियल, मिलिट्री और जो बाकी शेयर्स हैं, मैंने आपको बताया फाइनेंस में जो सरकारी ख़जाने में अमाउंट थी वो भी हाफ ऑफ ऑन थी, मिलिट्री भी हाफ ऑफ, इन सेंस के ज़्यादा उनकी तरफ जानी थी उनके, क्योंकि ज़्यादा आबादी थी इंडिया की और पाकिस्तान को उसका शेयर तो मिलना था ना, लेकिन वो भी एज़ पर प्रॉमिस नहीं वो दे रहे थे। और क्या हो रहा था, दैट क्रिएट मॉनिटरीज हैंडलिंग, मॉनिटरीज कहते हैं मनी से जो रिलेटिंग होती हैं, वो हर्डल्स आ रही थी, हर्डल्स मुश्किलात, डिफिकल्टीज आ रही थी। टू इरेडिकेट द पेन्स एंड मिजरीज ऑफ द रिफ्यूजीज यानी कि पनाह गुज़ीनों की जो उनकी पेन्स और मिजरीज, उनकी खस्ता हाली, उनके गम को कम करने के लिए, इरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ना, ख़त्म करना, अपरूट करना किसी चीज़ को, उनकी पेन को अपरूट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए हमें मॉनिटरी यानी कि फंड्स की ज़रूरत थी। डेफिनेटली घर देना, खाना देना, उनको पैसों की ज़रूरत थी फाइनेंशली, तो वो हमारे पास हमें उसमें हर्डल आ रही थी, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। थर्ड आ गया फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स ज़्यादा वो फंड से रिलेट करता है। द फुल फाइनेंशियल शेयर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट ट्रांसफर्ड। बताया ना ऊपर आपको कि जो पाकिस्तान का शेयर था वो उसको नहीं ट्रांसफ़र किया गया। इनिशली ₹200 मिलियन वर ट्रांसफर्ड, शुरू में 200 मिलियन रुपए ट्रांसफ़र किए गए। ये बातें याद रखनी है आपने, ठीक है, MCQs के लिए। दैट वर नॉट सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द न्यूली बोर्न स्टेट। और ये 200 मिलियन तो जो नई पैदा हुई रियासत यानी कि पाकिस्तान नई बनी हुई एक रियासत थी, उसके जो एक्सपेंडिचर्स थे, खर्चे थे, उनको मीटअप करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, काफ़ी नहीं थी। द इंडियन गवर्नमेंट वाज सो रिएक्शनरी दैट इट टायर्ड इट्स लेवल बेस्ट टू ब्लॉक दीज फंड्स
to suffocate the newly born Muslim state as they expected foolishly that Pakistan would collapse and rejoin India soon after its existence। कह रहा कि इंडियन गवर्नमेंट हमें टफ टाइम दे रही थी और जानबूझ के हमारे जो ये सारे चीज़ें हैं वो ब्लॉक कर रही थी, फंड्स ब्लॉक कर रही थी। क्यों? वो हमें सफोकेट, यानी कि इस तरह के सफोकेट करना, किसी का ना गला दबा के जैसे कि इसका सांस नहीं बंद कर देना, उसमें मीनिंग में आता है ये वर्ड सफोकेट। न्यूली बोर्न मुस्लिम स्टेट यानी कि पाकिस्तान, वो कह रहे थे कि ये मुश्किल होगा, कोलैप्स कर जाएगा, इनके खर्चे नहीं पूरे होंगे, फाइनेंशियली हम इनको टफ टाइम देते हैं, फंड्स वगैरह नहीं देते हैं, तो क्या होगा। और वो फुलिशली वो ये बेवकूफ़ाना तौर पर वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और दोबारा इंडिया में मर्ज हो जाएगा, इंडिया में मिल जाएगा, इसलिए वो इतना टफ टाइम दे रहे थे हमें। दे डिड नॉट रिलीज द रिमेनिंग फंड्स अंटिल गांधी थ्रेट ऑफ मान बर्ट फास्ट अंटिल डेथ। वो फंड्स नहीं दे रहे थे। अब गांधी जो था ना वो था तो इंडियन लीडर ही, लेकिन वो इस सेंस में थोड़ा ऑनेस्ट आप कह लें था कि उसने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को जो उसके फंड्स हैं, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन जो प्रॉमिस हुआ था सिविल गवर्नमेंट का कि फंड्स पाकिस्तान के दिए जाएं, लेकिन नहीं दिए गए। तो गांधी ने क्या किया, फास्ट अंती दैट, इसको कहते हैं मार्न बर्ट, इसको कहते हैं भूख हड़ताल उर्दू में। उसने भूख हड़ताल कर दी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम पाकिस्तान के फंड नहीं दोगे। गांधी ने, अब उनका लीडर था, उसने भूख हड़ताल की। इसकी भूख हड़ताल भी काफ़ी, हमें कुछ फंड्स मिले थे लेकिन फिर भी वो पूरे नहीं मिले जो पाकिस्तान का शेयर था। Under this pressure, more funds were sent in early 1948, but no installment was later paid। देखा वही ना कि गांधी के प्रेशर पर और फंड्स हमें सेंड किए गए थे 1948 के शुरू में, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट कुछ रहती थी वो अभी तक अनपेड है एट द पॉइंट ऑफ इंडिया। Next है military division. As far as the problem in dividing manpower, there was no serious setback because the division was not in the hand of third person and Muslims were free to come there to their home dreamland Pakistan। कह रहे कि जो डिवीजन थी वो थर्ड पर्सन के हाथ में नहीं थी। थर्ड पर्सन अंग्रेज थे ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अब वो भी चूंकि टोटली और पार्शली आप कह रहे वो हिंदुओं के साथ ही मिले हुए थे, तो अगर थर्ड पर्सन होता, नॉन बाइस्ड पर्सन होता, अनबाइस्डली वो डिवीजन करता, तो वो मिलिट्री की भी डिवीजन करता, सारा कुछ करता। लेकिन एक सेटबैक पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, एक धचका लगा पाकिस्तान को मिलिट्री तौर पर, बिना मिलिट्री डिवीजन में भी। Anyhow, their shifting was slow and insecure। अब वो मिलिट्री की या वो जो इक्विपमेंट से ज़ाहिर है वो उस वक्त जो भी इक्विपमेंट होते थे मिलिट्री के या फिर डिफेंस के, अब उनकी वो भी हमें कम कम थोड़े बहुत मिले, मतलब ना होने के बराबर ही, और वो इनसिक्योर भी थे। देयर वाज ऑब्स्टेकल इन द पाकिस्तान शेप्स ऑफ वेपन्स इक्विपमेंट एंड स्टोर्स। देखा वो कह रहे रिकॉर्टिंग खड़ी की जा रही थी पाकिस्तान के हथियारों में, इक्विपमेंट में, स्टोर्स में। ज़ाहिर अब एक अलग स्टेट बन गई थी, उसका हथियारों वाला डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री आर्मी सब एक अलग होना था ना, लेकिन वो बनने में बहुत सी रुकावटें, स्टैकल्स हमें फेस करना पड़ी, बहुत सी हर्डल्स। द ब्रोकन एंड डैमेज स्टफ वाज सेंट बाय इंडिया। टूटे फूटे वेपन्स और ख़राब जो थे ना असले का सामान, वो हमें सेंड किया, इंडिया ने भेजा। पाकिस्तान डिड नॉट गेट एनी ऑर्डिनरी फैक्ट्री reorganization of the armed forces was another tough job and there was no army officer up to the rank of colonel। अच्छा, ये उस वक्त कोई रैंक होता था, यानी कि वो कह रहा है कि आर्मी ऑफिसर जो सीनियर्स थे, जो वेल ट्रेन थे, जो डिफेंस जानते थे, वो भी इंडिया के थे, ज़्यादा हिंदू ही थे, तो वो भी उधर चले गए। और दूसरी बात कि कोई फैक्ट्री, आर्म फैक्ट्री भी नहीं थी कि जो असला बनाने वाली फैक्ट्री हो, हम असला बना ही लेते। चलो हमारे पास सामान वगैरह एसेट्स नहीं थे, लेकिन कुछ हो, कुछ तो सारा होता है ना, लेकिन कुछ भी नहीं था उस वक्त। अल्लाह और उसके रसूल के सहारे के सिवा कुछ भी नहीं था, और इंडिया ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान कोलैप्स हो जाए। ये तो एक हाईलाइट्स है ना, अगर हम इसको रियल सेंस में पढ़े ना कि जो डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी थी। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आप परेशान है ना आपकी लाइफ में, एक वैसे ही आपको एडवाइस कर रही हूँ ऑन द अदर हैंड, कि आपको बहुत ज़्यादा मसले, आप कह रहे हैं कि इसका हल ही कुछ नहीं है, मतलब अब मरने के सिवा कोई हल नहीं हो सकता है ना, हो जाता है ना समटाइम्स लाइफ में, ऐसा टाइम आ जाता है। तो आप ये पाकिस्तान जब बना था ना, ये वाली सारी सिचुएशन पढ़ ले, मतलब कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं था। एक इतने बड़े लेवल पे एक स्टेट का फिर एग्जिस्ट करना, दैट वाज रियली अ मिरेकल। एक ये चीज़, और एक मैं चीज़ कहती हूँ कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात फेस करना पड़ी ना, जब हिजरत फरमाई उन्होंने, या शुरू में जो कुरैश की तरफ से वो जो रिएक्शन था उनका, एक वो चीज़ हम पढ़ लें, मतलब हम तो कहें ना, फिर हम ये सोचेंगे कि हमारी तो औकात ही नहीं है, हू द हेल वी आर। मतलब जब उनको इस तरह के टाइम, टफ टाइम फेस करना पड़े, उनके लिए तो टफ डेफिनेटली नहीं था, वो हमारे लिए ना सब कुछ, हमारी लाइफ अच्छी करने के लिए, या हमारे लिए अस्वाय हंसना बनाने के लिए। तो तब भी आपकी जो है ना वो परेशानी कम हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। और एक और सिचुएशन मैं शेयर किया करती हूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी ज़िंदगी से पर्दा फरमाया उन्होंने, ज़ाहिरी दुनिया से, तो उस वक्त जो सहाबा की कैफियत थी, मतलब वो तो उनको देख के जीते थे ना, उनकी तो ये हालात थे। तो उस वक्त उनकी जो रंग सुरमे जैसे हो गए, उनकी जो कैफियत थी, इतनी अजियत वाली कैफियत तो किसी की दुनिया में हो वाकई नहीं सकती।
तो वैसे आपको एडवाइस है बाय द वे कि आपके जब यू डिफ़िकल्ट टाइम आए तो आप इन चीज़ों को कंसल्ट किया करें, तो आपकी जो सोल है ना वो कंसोल होगी, अच्छा टाइम गुजरेगा और आप बूस्ट अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। वेल हम रिस्टार्ट करते हैं यहाँ से। द शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स कन्विंस्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स कंटिन्यू देयर सर्विसेज। तो हमने ब्रिटिश ऑफिसर्स को कुछ कन्विंस किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि अपनी सर्विसेज जारी रखें। दिस आल्सो एक्सेलरेटेड अनड्यू प्रमोशन द मिलिट्री सर्विस टू फिल द गैप। तो ये क्या था, वो कह रहा है अनड्यू प्रमोशन दिया गया। अब कुछ ऑफिसर्स जो थे ना हमारे नीचे, उनको अनड्यू प्रमोशन यानी कि प्रमोशन उनका बनता नहीं था। अब ज़ाहिर हमारे पास हायर ऑफिसर्स थे जो नहीं, तो मिलिट्री गैप को फिल करने के लिए उनको प्रमोशन दिया गया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देयर वर ओवर 560 प्रिंसली स्टेट्स। ये भी आपने याद रखना है, कितनी 560 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अबाउट 500 स्टेट्स हैड ज्वाइंट इंडिया बिफोर अगस्त। अब 500 ने तो इंडिया को खुद ज्वाइन कर लिया था 15 अगस्त से पहले, बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन ऑफ वीपी मेनन एंड माउंटबेटन, इनके मोटिवेशन पे। अब पीछे 60 रियासतें रह गई, 500 ने तो ज्वाइन कर लिया। द प्रिंसेस वर इंक्लाइन टू ऑनर एवरी जेस्चर ऑफ द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। सो क्योंकि प्रिंसली जो थे ना शहजादे सारे इन स्टेट्स के, वो उनका ज़्यादा रुझान था ब्रिटिश की तरफ, इसलिए ब्रिटिश का रुझान था इंडिया की तरफ, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। दे कंसिडर्ड वर द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली माउंटबेटन वेस्ट। तो उन्होंने वैसे ही किया जो रॉयल फैमिली के मेंबर ने यानी कि माउंटबेटन ने चाहा, उन्होंने इंडिया से हिलाक कर दिया। द हिंदू ब्रिटिश कॉन्स्पायरेसी ब्लॉक्ड स्टेट्स टू ज्वाइन पाकिस्तान। अब हिंदू और ब्रिटिश की कॉन्स्पायरेसी कहते हैं साजिश को, हिंदुओं की और अंग्रेज़ों की साजिश ने पाकिस्तान को जिन स्टेट्स ने ब्लॉक ज्वाइन करना था उन स्टेट्स की सांस बंद कर दी उन्होंने। अब देखिए उनके एग्जांपल्स, कश्मीर तो अब तक नज़र आ रहा है आपको, एक जूनागढ़ थी। It was a small state with access to sea about 7 lakh population, इतनी इसकी पॉपुलेशन थी, एंड 3377 माइल एरिया, ये उसका रकबा था जूनागढ़ का। द रूलर वाज मुस्लिम, उसका हुक्मरान भी मुसलमान था। वेल द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज हिंदू, उसकी मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। द रूलर डिसाइडेड टू एकेट टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आल्सो एक्सेप्टेड द एसेशन। रूलर ने क्या किया, जो मुसलमान बादशाह था, रूलर था, उसने पाकिस्तान से इलाहा कर दिया, पाकिस्तान ने उसका इलाहा कबूल भी कर लिया, तस्लीम कर लिया। तो नवंबर 1947 में द इंडियन ट्रूप्स एंटर द स्टेट एंड टुक इट्स कंट्रोल। द रेफरेंडम फेवर्ड इंडिया। 1947 नवंबर में इंडिया की फौजों ने उसमें हमला किया जूनागढ़ पे, उसका टेक ओवर कर लिया, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम कहते हैं जैसे ये वोटिंग नहीं होती इस तरह का सिस्टम होता था, इससे मिलता जुलता ही सेम सिस्टम ये नहीं है। तो रेफरेंडम हुआ, क्योंकि ज़्यादा आबादी उनकी हिंदू थी तो उन्होंने इंडिया के फेवर में रेफरेंडम कर दिया। चलो ये इस तरह इंडिया में मिल गई, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि रेफरेंडम हो गया ना, उनकी अपनी आवाम का फैसला था। वेल अब हैदराबाद की बारी आ जाती है। इट वॉज जियोग्राफिकली बिग एंड फाइनेंशियली रिच स्टेट, बड़ी भी थी और अमीर स्टेट भी थी। इट्स रूलर वाज मुस्लिम एंड मेजोरिटी पॉपुलेशन वाज हिंदू, सेम इशू था, रूलर मुस्लिम था, मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। इट वॉज सराउंडेड बाई इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स, इंडिया चारों तरफ इसके था। द निज़ाम वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट। अब जो इसका राजा था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, आज़ाद रहना चाहता था, क्योंकि उसकी स्टेट बड़ी भी थी, फाइनेंशियली भी अच्छी थी। माउंटबेटन डिस्करेज हिम एंड साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। माउंटबेटन ने उसको डिस्करेज किया, उसकी हौसला शिकनी की और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया। बट इंडिया अवॉइड प्रेशर ऑन निज़ाम बाय सेंडिंग इट्स ट्रूप्स इन सितंबर 1948। तो यहाँ भी इंडिया ने बदमाशी की, अपने ट्रूप्स अपनी फौजें भेजी और क्लेमिंग दैट सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैड डेवलप्ड द स्टेट वाज इंटीग्रेटेड इंडिया। अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो अब कश्मीर में अब तक बनी हुई है वहाँ उस वक्त बन गई और फिर स्टेट ने इंडिया के साथ इलाक कर लिया। चलो इनका इलाक बनता भी था, हम कह सकते हैं समहो, क्योंकि ये इनकी जो मेजर पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब बारी आ जाती है कश्मीर की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट वाज कश्मीर नेचुरली कनेक्टेड विद पाकिस्तान। अब एक तो वो पाकिस्तान से कनेक्टेड भी थी, जैसे ये हैदराबाद इंडिया से कनेक्टेड थी। इट्स रूलर वाज हिंदू वाइल पॉपुलेशन वाज मुस्लिम। अब देखें वही इशू आ गया ना, जब पॉपुलेशन मुस्लिम है तो उधर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात मानी ऊपर वाली दो स्टेट में, तो यहाँ भी पॉपुलेशन को हक था कि वो जहाँ मर्जी ज्वाइन करें। द पॉपुलेशन इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान बट द हिंदू रूलर डिक्लेयर टू ज्वाइन इंडिया। अब पॉपुलेशन का रुझान अब सारी आबादी का पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन क्योंकि रूलर ने चूंकि ये डिक्लेयर कर दिया, उसने ये ऐलान कर दिया कि उसने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। अब द कश्मीरी पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर, उन्होंने बगावत कर दी कश्मीर के लोगों ने। द रूलर इन पूंछ एरिया एंड सून इट बिकेम वाइड स्प्रेड। अब वो बगावत फैल गई। द रूलर सॉट इंडियन सपोर्ट। अब रूलर ने क्या कहा, इंडिया से भीख मांगी मदद के लिए कि अब मेरी अवाम ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया डिमांडेड एसेशन। इंडिया ने कहा
हमसे इल्हाक कर दो तुम। ऑन अक्टूबर 27, 1947 इंडियन ट्रूप्स लैंडेड इन श्रीनगर, और ये बदकिस्मती से आज तक नहीं निकल सके। 27 अक्टूबर 1947 क्या वो आजमाइश की घड़ी थी जब इंडियन ट्रूप्स ने श्रीनगर में लैंड किया था। The people continue their struggle for independence and India promised to finally settle the matter with reference to people under the UN resolutions। और अब 500 बार इंडिया ने मुआहदात किए, तोड़े, झूठ बोला, यूएनओ में करारदादें गई, पाकिस्तान भी मुंह उठा के भीख मांगने चला जाता है यूएनओ से, तो लेकिन अभी तक वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली यासीन मलिक को जो सजा हुई है, इसका हल सिर्फ एक जिहाद ही है। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, वो जो जिहाद कर रहे हैं मुजाहिदीन कश्मीर में। इमोशनल नहीं होते, हम बैक आ जाते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। कम्युनल राइट्स एंड रिफ्यूजीज। द कम्युनल राइट्स अकर्ड अर्लियर इन अगस्त 1947। ये जो लड़ाइयाँ थी ना ज़ात पात की, अगस्त 1946 से शुरू हो गई। किलिंग ऑफ मुस्लिम इन इंडिया एरिया, इंडियन एरियाज फोर्स देम टू लीव इंडिया। मुसलमानों को उन्होंने बेदर्दी से कत्ल करना शुरू कर दिया इंडिया में और कहा कि इंडिया को छोड़ जाओ। सिख्स एंड हिंदूज अटैक द रिफ्यूजी कारवान, हत्ता के वो जो रिफ्यूजी के कारवान्स थे, उनके काफिले जो आते थे ना मुहाजिरीन के पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान, उन पर भी वो हमले करते थे, ट्रेन्स पर भी हमले करते थे। देयर वर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स टू किल द मुस्लिम, हालांकि उनके एक प्रॉपर गैंग बन गए जो मुसलमानों को कत्ल करते थे। द रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएटिंग क्रिटिकल कंडीशन इन द बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज क्योंकि वहाँ से रिफ्यूजी ने आना होता था ना मुहाजिरीन ने बॉर्डर एरिया से, तो वहाँ ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बना दी गई। द मैसिव माइग्रेशन प्रूव्ड सीरियस इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि इंसानियत से गिरा हुआ सलूक जो है वो रवा रखते थे मुहाजिरीन के साथ, इतने बुरे हालात थे। सिख और हिंदू जो उनके साथ सलूक करते थे। और इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिकली तो वैसे ही वो सेट बैक थे कि वो अपना सब कुछ घर बार हर चीज़ छोड़ के लुटे पटे बेचारे अपने वतन की तरफ हिजरत करके आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। द मिलिट्री वाज आस्क्ड टू हेल्प कूप विद द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, मिलिट्री को कहा गया कि वो इस प्रॉब्लम को हल करे। कैनाल वाटर प्रॉब्लम, द मेजर रिवर्स फ्लो फ्रॉम कश्मीर एंड सम कैनाल हेड्स लोकेटेड इन इंडिया। अब जो पाकिस्तान के मेजर रिवर हैं वो कश्मीर से फ्लो होते थे, और जो हेड्स हैं कैनाल यानी कि जो नहरी निज़ाम है वो इंडिया से, उसके हेड्स इंडिया में थे। In 1948, India cut off water to some canal that was a serious threat to agriculture of West Pakistan। अब वेस्ट पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सीरियस प्रॉब्लम हुआ कब, जब 1948 में इंडिया ने कुछ कैनाल का पानी बिल्कुल बंद कर दिया। द इंडियन प्लान्स टू बिल्ड वाटर स्टोरेज ऑन द रिवर्स दैट द वाइटल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी वर्स्ट द सिचुएशन। अब इंडिया का जो प्लान था कि उसने क्या किया, वाटर स्टोरेज ऑन द रिवर्स, अपने दरियाओं में पानी स्टोर करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। और ये जो काम था पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी। इट आल्सो शोड द ट्रेडिशनल एंटी मुस्लिम एटीट्यूड, दायरा मुसलमानों का एक रवायती उनका जो एंटी मुस्लिम एटीट्यूड था, मुसलमानों के खिलाफ एक उनका एटीट्यूड था, वो भी शो करता था ये वाली उनकी हरकत। द वर्ल्ड बैंक सेटल द प्रॉब्लम इन सितंबर 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। ये आपने याद करना है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। करवाई किसने थी? वर्ल्ड बैंक ने। ये हुआ कब था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ कैनाल्स का पानी बंद कर लिया था, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर थी उसको खतरा था, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने बीच में इंटरफेयर करके एक ट्रीटी करवाई, उसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ये आपसे पूछे जा सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने मेमोराइज कर लेना है। Trade problem and the economy. Indian devalued its currency in 1949 but Pakistan refused to do so. इंडिया ने क्या किया, अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी। कब? 1949 में, 1949 में अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी। लेकिन पाकिस्तान के आगे हालात इतने ख़राब थे तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने इनकार किया पाकिस्तान ने कि हम नहीं ऐसा कर सकते। इट स्टॉप ट्रेड दैट एडवर्सली अफेक्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी। अब करेंसी डिवैल्यू हो गई तो अब जो ट्रेड थी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी तो वही रही, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा खतरा लाक हुआ एज इट डिपेंडेंट ऑन ट्रेड फ्राम इंडिया, क्योंकि ज़्यादा जो हम डिपेंडेंट थे वो इंडिया की तरफ से जो ट्रेड आती है उस पर थे। पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड अ वीक इकोनॉमी एंड पुअर इंडस्ट्रियल बेस। ना तो इंडस्ट्रियल सिस्टम हमारे पास कुछ अच्छा था, 2-3 साल तो होते उस वक्त 1949 में, 2 साल हुए पाकिस्तान को बने हुए, ना हमारी कोई इकोनॉमी अच्छी थी। तो अब एक और मुसीबत खड़ी हुई, डी वैल्यू हो गई करेंसी इंडिया की। द बिगनिंग ईयर्स ऑफ पाकिस्तान वर ट्रबल्ड एंड डिफिकल्ट ड्यू टू द इंडियन नॉन हेल्प पॉलिसी एंड द वॉर इन कश्मीर। कश्मीर में मुसलसल एक जंग चल रही थी, दूसरी इंडिया की जो पॉलिसी हमारे साथ थी, ना वो हमारे फंड्स दे रहे थे, ऊपर से हमारे वो रिफ्यूजीज़ को तंग कर रहे थे, फिर वो और प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर रहे थे। तो पाकिस्तान की जो बिगनिंग सिचुएशन थी, इट वॉज वेरी ट्रबल्ड। It had profound impact on Pakistan's worldwide and its relations with India.
तो इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन अब दुनिया ने देखे क्या हालात थे उस वक़्त, ये इस वक्त जो हुए हालात करिए और ट्रेड की वजह से। पाकिस्तान स्ट्राइड फॉर इट्स सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी, पाकिस्तान ने इतनी कोशिश की अपनी सर्वाइवल के लिए और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा थ्रेट था, इंडिया दोबारा मर्ज करना चाहता था उसको खुद में। मैनी इंडियज एंड द ब्रिटिश प्रिडिक्टेड द कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान, बहुत से इंडिया के बड़े बड़े जो कानूनदान थे और बड़े बड़े माहिर थे, उन्होंने ये प्रिडिक्शन की, उन्होंने ये क्या सराय की कि पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, इसके हालात ऐसे हैं और ये इंडिया में मर्ज कर देगा। और बहुत से ब्रिटिश ने, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन उस वक्त ऐसी क्रिएट करके पार्टीशन की थी ना। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट वेरी सून द मुस्लिम्स वुड रियलाइज देयर ब्लंडर, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने किया बनाया, उन्होंने एक ब्लेंडर किया है मुस्लिम्स ने, तो वो जल्दी उनको अपना ब्लेंडर रियलाइज़ हो जाएगा और वो फिर हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनसे सब कुछ हैंडल नहीं होगा। दे वुड बी फोर्स्ड बाय द सर्कमस्टांसिस टू गो बैक टू ज्वाइन इंडिया, ऐसे हालात क्रिएट किए गए कि उनको फोर्स किया जा रहा था मुसलमानों को कि दोबारा वो इंडिया में आ जाएं। बट पाकिस्तान द लव वन, पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह वाज एबल टू मीट चैलेंजेस इवन विद इट्स ऑल प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के करम से पाकिस्तान अभी तक चल रहा है इंशाल्लाह, ये क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है, और उन सब चैलेंजेस को फेस किया। और अब चैलेंजेस जो है अब तो ये अपनों की गद्दारी है और तो कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह पाक ने एटमी ताकत भी बना दिया पाकिस्तान को, एंड ऑल प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। 16 लेक्चर ये फाइनल टर्म के लिए है, तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हुआ। मिड टर्म की अच्छी से तैयारी करें, बेस्ट विशेज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।